बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी के पार्ट 2 में सेकंड वीडियो में आप लोगों को वेलकम करते हैं। आपको पता है कि इससे पहले जो हमारी वीडियो थी एमसीक्यूज ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें हमने 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे जो रिसर्च डेफिनेशन के ऊपर थे, हाइपोथेसिस के ऊपर थे, डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर थे और रिसर्च डिजाइंस के ऊपर थे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर हैं। जो हम रिसर्च जब कंडक्ट करते हैं तो डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, तो उनके हवाले से आज आप लोगों के साथ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और ये 30 एमसीक्यूज जो हैं वो सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर हमने इसको जनरेट किया है, बनाया है। होप्स हो कि आपको ये एमसीक्यूज पसंद आएंगे, आपको इनकी समझ आ जाएगी। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारा है, हु फर्स्ट प्रपोज्ड दैट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रादर देन अ कंप्लीट enumerating survey could and should be used to collect information about a population। इस एमसीक्यूज में वो हमसे ये पूछ रहा है कि वो कौन पहला बंदा था, वो कौन पहला पर्सन था जिसने ये प्रपोज किया था कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सिलेक्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम कंप्लीट जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसका सर्वे करें और उससे डाटा लें। इन अदर वर्ड्स के हम ये पूछ रहे हैं, हमसे वो ये पूछ रहा है कि सैम्पलिंग का जो सैंपल का कंसेप्ट था ये सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है, तो सैम्पलिंग का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले एक स्टैटिस्टिशियन थे जिनका नाम था एंडर के आर। इन्होंने ये सैम्पलिंग का कंसेप्ट दिया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है जी, द एग्रीगेट ऑफ ऑल द यूनिट्स पर्टेनिंग टू अ स्टडी इज कॉल्ड। एग्रीगेट ऑफ ऑल द यूनिट्स। अब इसमें देखिए हमने फोकस करना है एग्रीगेट। हमसे वो पूछ रहा है एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। हमें पता है सम जिसे हम कहते हैं किसी चीज का मजमुआ। ऑफ ऑल द यूनिट्स, उन तमाम यूनिट्स के सम को, उन तमाम यूनिट्स के एग्रीगेट को क्या कहते हैं जो किस चीज से मुतल्लिका होता है। पर्टेनिंग टू अ स्टडी इज कॉल्ड, यानी कि अगर आप कोई एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं तो उस स्टडी से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो स्टडी से बिलोंग करते हैं, उन तमाम यूनिट्स के एग्रीगेट को, उन तमाम यूनिट्स के मजमूए को हम क्या कहते हैं। तो हमें पता है जी कि हम जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, जिस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी यूनिट्स होते हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहते हैं रिसर्च की लैंग्वेज में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, द डिफरेंस बिटवीन अ पैरामीटर एंड द स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड। अब इसमें वो हमसे फर्क पूछ रहा है किन किस में, दो चीजों में, नंबर वन पैरामीटर में और दूसरा स्टैटिस्टिक में। अब हमें पता है कि जो इंफॉर्मेशन हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड होती है, जो चीज हमारी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करती है, पॉपुलेशन को शो करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। और जो सैंपल से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करती है चीज, उसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। अब हमसे वो ये पूछ रहा है कि जो पैरामीटर और स्टैटिस्टिक है, यानी कि पॉपुलेशन और सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें अगर फर्क आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सैंपलिंग एरर। क्योंकि होता असल में ये है कि जब हम, लेट्स सपोज ये हमारी पॉपुलेशन है और इसमें से हमने ये सैंपल लिया है, तो असल में होना क्या चाहिए कि इस सैंपल को इस पॉपुलेशन की ट्रू रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए। मींस कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के अंदर है वही सैंपल को शो करनी चाहिए। और अगर इनमें फर्क आ जाता है, अगर इनमें डिफरेंस आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये सैंपलिंग एरर है, यानी कि जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है वो हमसे सही सेलेक्ट नहीं हुआ या उसमें कोई एरर आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सैंपलिंग एरर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द एग्जांपल रिक्वायर्स स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक। के स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक हम किस सूरत में करेंगे। अब हमें पता है स्नोबॉल सैंपलिंग होती क्या है कि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की एक टेक्निक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है कि जिसमें हमारी पॉपुलेशन में मौजूद हर पर्सन के पास इक्वल चांस नहीं होता टू बी सिलेक्टेड एज ए सैंपल। तो स्नोबॉल सैंपलिंग हम करते कैसे हैं कि मैं एक की पर्सन जो होता है उसको ढूंढ लेता हूं, ठीक है, और उसे कहता हूं कि ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स या ये वाली जो चीज है या ये वाली जो बात है आपके अलावा और किस बंदे को पता है। वो कहता है जी फलां बंदे को पता है। मैं कहता हूं उसको, उसका मेरे साथ कांटेक्ट करवा दो, राब्ता करवा दो।
वो मेरे साथ राब्ता करता है, उसको मैं कहता हूँ अगले किसी बंदे के साथ। तो इस तरह एक नेटवर्क बनता जाता है और हम उन तमाम लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं जो किसी एक टॉपिक के बारे में, फिनोमिना के बारे में या एक चीज के बारे में नॉलेज रखती हैं या इंफॉर्मेशन रखती हैं। तो बेसिकली स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक जो है वो हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे लिए अपने जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको लोकेट करना, उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उन लोगों को, ठीक है। तो उस सूरत में फिर हमें स्नोबॉल सैंपलिंग करनी पड़ती है कि की पर्सन को ढूंढना पड़ता है जो हमारी हेल्प करता है उन तमाम लोगों को ढूंढने में जो उस एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या किसी फिनोमिना के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स विद लो ग्रेड्स, कि लो ग्रेड्स के स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना हो तब हम स्नोबॉल सैंपलिंग करेंगे। नंबर 2 स्टूडेंट्स हु यूज ड्रग्स, जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्नोबॉल सैंपलिंग करेंगे, या अनट्रेड स्कूल टीचर्स की सूरत में या फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की सूरत में। तो हम देखते हैं इसमें कि हमारा जो ऑप्शन बी है कि स्टूडेंट्स हु यूज ड्रग्स, कि हमारे कॉलेज में या हमारी यूनिवर्सिटी में अगर वो स्टूडेंट्स जो ड्रग्स यूज करते हैं तो उन्हें हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डायरेक्टली उनको अप्रोच नहीं कर सकते, या हमें पता नहीं चलेगा कि कौन ड्रग्स यूज कर रहा है। लेकिन अगर हमें की पर्सन मिल जाता है जो खुद ड्रग्स यूज करता है तो उसकी मदद से हम उन तमाम लोगों तक पहुंच सकते हैं जो ड्रग्स यूज करते हैं। तो लिहाजा इन जो गिवन एग्जांपल्स हैं इसमें हमने जो ऑप्शन बी है इस सूरत में स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक यूज करेंगे। The next question है जी, dash refers to those elements from which samples are specifically chosen or selected for research. Dash refers to those elements। अब इसमें जो की पॉइंट है देखें, फ्रॉम विच, कि वो कौन सी चीज है, वो हमसे वो चीज पूछ रहा है, वो कौन सी चीज है, वो कौन क्या है जिसमें से हम क्या करते हैं, रेफर्स टू दोज एलिमेंट्स फ्रॉम विच द सैंपल्स आर स्पेसिफिकली सिलेक्टेड और चूजन, के जिसमें से हम सैंपल को चूज करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। मींस के हम अपने सैंपल को किस चीज से, कहां से सिलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं। तो वो हमें पता है हम कहां से करते हैं जी, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है, द पीपल अंडर डिस्कशन, जो हमारी स्टडी से जुड़े हुए लोग होते हैं उनसे हम अपने सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टारगेट पॉपुलेशन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्वे पीपल आर सिलेक्टेड फ्रॉम क्लास फ्रेंड्स। अब देखें वो कहते हैं कि हमने एक सर्वे करवाया जिसमें हमने क्या किया, पीपल लोगों को क्या किया, सिलेक्ट किया, कहां से, क्लास फ्रेंड्स में से लिया है या नेबर्स अपने हमसाए जो थे वहां से लिया है। किस पर्पस के लिए, नोइंग देयर प्रेफरेंस फॉर अ सर्टेन ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, के कोई मखसूस सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसकी ब्रांड के बारे में उनकी प्रेफरेंस जानने के लिए। तो इसमें वो हमसे असल में पूछ रहा है कि हमने कौन सी सैंपलिंग टेक्निक यूज की। अब देखें हमने जो अपने पीपल्स को लोगों को सिलेक्ट किया वो कहां से किया है, क्लास फ्रेंड्स में से किया है, या क्या कहां से किया, अपने नेबर में से, अपने हमसाए में से। तो इससे हमें एक चीज जाहिर हो रही है कि हमने उन लोगों को लिया है जो हमारे लिए कन्वीनियंस से, जिनको हम आसानी से अप्रोच कर सकते थे, ठीक है। तो हमें पता है कि वो सैंपलिंग की टेक्निक जिसमें हम अपने सैंपल को अपनी आसानी को मद्देनजर रखते हुए, अपनी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्ट करते हैं, उसे हम कन्वीनियंस सैंपलिंग कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटिफाइड सैंपल इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज। अब हमें पता है कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो होती है वो हम किस सूरत में यूज करते हैं, जब हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है, मींस के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखते, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं हमारे पॉपुलेशन में लोग। तो उनको फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, कैटेगरी की बेस पे अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं। तो उस सूरत में हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक यूज करते हैं। और अगर हमारी पॉपुलेशन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हो, यानी कि होमोजीनियस हो, तो फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग यूज करते हैं। ये याद रखिएगा कि क्लस्टर सैंपलिंग जो है वो हमारी होती है होमोजीनियस पॉपुलेशन की सूरत में, और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन की सूरत में। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली रिक्वायर द लार्जेस्ट सैंपल साइज, कि वो कौन सी सैंपलिंग टेक्निक है जिसमें हमें सैंपल साइज जो होता है वो ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। यानी कि ज्यादा सैंपल साइज अगर होगा तो हम वो टेक्निक इजीली अप्लाई कर सकेंगे। वो हमसे पूछ रहा है जी कि वो कौन सी टेक्निक है। तो हमें पता है जी क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक जो है
इसमें हमने क्या करना होता है कि पॉपुलेशन को इक्वल साइज के सब ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो इस सूरत में फिर हमें सैंपल साइज ज्यादा चाहिए होता है, यानी कि अगर सैंपल साइज ज्यादा हो, अगर हमने फर्ज करें सैंपल का साइज जो है वो 1000 है, 500 है, तो उस सूरत में हम आसानी से सब ग्रुप्स बना सकते हैं, इजी हमारे लिए होता है। और इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि किस सूरत में हमें सैंपल साइज जो है वो स्मॉल चाहिए होता है। अगर स्मॉल सैंपल साइज की बात करता है तो वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो होती है ना हमारी, ये जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो होती है, इसके लिए हमें स्मॉल सैंपल साइज चाहिए होता है, या ये कह लें कि स्मॉल सैंपल साइज में हम आसानी से सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। और लार्ज सैंपल साइज की सूरत में हम क्या करते हैं, लार्ज सैंपल साइज की सूरत में हम क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, क्लस्टर सैंपलिंग की सूरत में हमें लार्ज सैंपल साइज चाहिए होता है। The next question है a technique of building up a list or a sample of a special population by using an initial set of members as informants, कि वो टेक्निक सैम्पलिंग की क्या कहलाएगी जिसमें हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं स्पेशल पॉपुलेशन की, क्या करते हुए बाय यूजिंग एन इनिशियल सेट ऑफ मेंबर्स, कि शुरू में हम इनिशियल मेंबर्स को या की पर्संस को ढूंढ लेते हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं की पर्संस की, और उनकी मदद से फिर हम बाकी जो हमारी पॉपुलेशन होती है या बाकी हमारा जो सैंपल के मेंबर्स होते हैं उन तक हम अप्रोच करते हैं। तो इसका की पॉइंट देखें क्या लिखा हुआ है जी, बाय यूजिंग एन इनिशियल सेट ऑफ मेंबर्स एज इन्फॉर्मेंट्स, कि वो हमें इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं जी कि फलां फलां बंदा भी ये चीज से मुतल्लिक जानता है जिसके बारे में आप मालूम करना चाह रहे हैं। तो ये किस सूरत में होता है जी, ये स्नोबॉल सैंपलिंग की सूरत में होता है कि जिसमें हमें की पर्सन ढूंढना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फिश बाउल ड्रा इज अ मेथड ऑफ ड्राइंग एन, कि फिश बाउल ड्रा जो है ये कौन सी सैंपलिंग की टेक्निक होती है जिसमें हम फिश बाउल ड्रा जो है ये अप्लाई करते हैं। अब ड्रा से मुराद वो लॉटरी सिस्टम होता है। अब हमें पता है कि फिश बाउल से मुराद क्या होता है, फिश बाउल से मुराद कि कोई भी ऐसा बाउल जो राउंड शेप में हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो बाहर से उसमें पड़ी हुई चीजें आसानी से नजर आ सकती हो, तो वो उससे फिश बाउल ड्रा उस टेक्निक को कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि लॉटरी करते हैं, मतलब पर्चियां डालते हैं। सादा अल्फाज में समझ लें कि एक बर्तन, हम एक बाउल लेते हैं और उसमें उन तमाम अपनी पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनके नाम लिख के डाल देते हैं, और उसमें से चंद एक स्लिप्स या चंद एक पर्चियां उठा लेते हैं, और उनको हम जो पर्चियां उठाते हैं उन्हें हम सैंपल के अपना सैंपल डिक्लेयर करते हैं। तो ये फिश बाउल ड्रा जो होता है, यानी कि एक बर्तन में पर्चियां लिख के लॉटरी करने वाला प्रोसेस जो है, ये हम किस में यूज करते हैं, रैंडम सैंपलिंग में करते हैं। As the sample size increases, the sampling error also. अब दो बातें हैं जी, सैंपल साइज जब इंक्रीज होगा, सैंपल साइज जब इंक्रीज होगा तो सैंपलिंग एरर क्या होगा। अब हमें पता है कि ये अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, फर्ज करें इसमें से अगर क्या हम ये कह लेते हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें 1000 लोग हैं, तो इन 1000 लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो अगर तो हम सैंपल के तौर पे 200 लोग लेते हैं या 100 लोग लेते हैं, तो 100 या 200 लोग जो होंगे वो 1000 लोगों की ट्रू रिप्रेजेंटेशन कर सकेंगे। लेकिन अगर हम 1000 लोगों में से हम फर्ज करें 5 बंदों से मालूमात ले लेते हैं, तो ये 5 बंदे जो होंगे ये इस 1000 जो हमारे पॉपुलेशन थी इसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं ना, सैंपल साइज हमारा ज्यादा होता है, यानी कि जब 200 है फर्ज करें 1000 में से, जब हमारा सैंपल का साइज ज्यादा होगा तो फिर सैंपलिंग एरर जो है वो कम होगा। सैंपलिंग एरर से कम होने से मुराद ये कि जैसे हम शुरू में पढ़ा था ना कि डिफरेंस जो होता है पैरामीटर में और स्टैटिस्टिक में वो कम हो जाएगा, यानी कि ज्यादा लोग जो होंगे वो हमारी पॉपुलेशन की ट्रू रिप्रेजेंटेशन कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा सैंपल का साइज इंक्रीज हो तो सैंपलिंग एरर जो होता है ये क्या हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। जितना सैंपल साइज इंक्रीज होता जाएगा सैंपलिंग एरर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और जितना सैंपल साइज डिक्रीज होगा उतने सैंपलिंग एरर के चांसेस जो होंगे वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ कॉलेज प्रिंसिपल कंडक्ट एन एथनोग्राफिक प्रोब। अब देखें क्या करता है जी, वो एथनोग्राफिक प्रोब करता है, एथनोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन करता है। प्रोब मींस इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च करता है।
इनटू द प्रॉब्लम्स फेस बाय द ट्राइबल स्टूडेंट्स, के ट्राइबल स्टूडेंट्स जो हैं वो जिन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उनके हवाले से वो क्या करता है, एक एथनोग्राफिक प्रोब, एथनोग्राफिक रिसर्च कंडक्ट करता है। हमें पता है एथनोग्राफिक रिसर्च हम किस सूरत में करते हैं, जब हमने डिफरेंट कल्चर्स या किसी मखसूस कल्चर की हैबिट्स, उनकी जो रस्म रिवाज होते हैं, उनका जो तरीकाकार होता है, उसको हमने स्टडी करना हो तो हम उसको एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी ट्राइबल स्टूडेंट्स जो हैं, यानी कि जो मखसूस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं ना, उस हवाले से हमारा कॉलेज का प्रिंसिपल एक रिसर्च कंडक्ट करना चाहता है। तो विच मेथड ऑफ सैम्पलिंग विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब यहाँ पे हमें एक चीज शो होती है कि वो किन स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करना चाहता है, ट्राइबल स्टूडेंट से। यानी कि ये ट्राइबल स्टूडेंट से मुराद ये कि ये एक मखसूस इलाका से, मखसूस कल्चर से बिलोंग करते हैं, यानी कि सब स्टूडेंट्स का कल्चर जो है वो सेम है। इट मींस कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाली हमारी पॉपुलेशन हो तो हम कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं, फिर क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमारी पॉपुलेशन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं तो लिहाजा हम क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल यूजिंग। अब स्नोबॉल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग होती क्या है, और हमें पता है कि सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग के लिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क्स यूज करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग प्रोसीजर्स विल बी अप्रोप्रिएट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च विद एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च पैराडाइम। ये एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है जी, जिसको हम ग्राउंडेड थ्योरी भी कहते हैं। एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च जिसको हम ग्राउंडेड थ्योरी भी कहते हैं, ये असल में क्वालिटेटिव रिसर्च का एक डिजाइन होता है। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर डिजाइन हमने हमारी जो फर्स्ट एमसीक्यूज की वीडियो थी जिसमें हमने एमसीक्यूज और रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि जब रिसर्च को बाई पर्पस बाई मेथड हम कैटेगराइज करते हैं तो उसमें हम क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एनालिटिकल और मिक्स मेथड। तो क्वालिटेटिव के फिर हमने आगे टाइप्स भी पढ़ी थी। तो एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च होती है, ये असल में कौन सी रिसर्च होती है जी, ये ग्राउंडेड थ्योरी होती है, ठीक है, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च की सूरत में हम क्या करेंगे, कौन सा सैंपल लेंगे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लेंगे, सिस्टमैटिक लेंगे, स्ट्रेटिफाइड लेंगे, या एनी ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो इसका आंसर होगा एनी ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। इसमें एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हम ज्यादातर क्या करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो होती है वो यूज करते हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि इसमें जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, हमने इसमें उन इंडिविजुअल्स को अप्रोच करना होता है फ्रॉम विच मोस्ट मस्ट बी लर्नड, कि उन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल्स को हमने अप्रोच करना होता है जिससे हम ज्यादा कुछ जान सकते हैं, ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं कि हम डायरेक्टली उन लोगों तक पहुंचे जो उस किसी एक फिनोमिना के बारे में, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उनकी ओपिनियन, उनकी राय, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो उस सूरत में हम फिर इसलिए हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज नहीं करते। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में तो ये होता है ना कि कोई भी उसमें आपके एज ए सैंपल सिलेक्ट हो सकता है, और हो सकता है जब आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करें आपके पास वो बंदे भी आ जाएं जो उस फिनोमिना के बारे में, जिसके बारे में आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ना रखते हो, ठीक है। तो लिहाजा क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को ज्यादा यूज करते हैं ताकि हम उन इंडिविजुअल्स तक अप्रोच कर सके कि जो उस एक हमारा जो फिनोमिना है, टॉपिक है या प्रॉब्लम है या कोई भी चीज जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में वो ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हो, ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हो। लिहाजा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एनी ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर विल बी यूज्ड in case of empirical inductive research paradigm या any other type of qualitative research। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टू फाइंड आउट द इंटरवल वी डिवाइड द पॉपुलेशन। अब ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती क्या है, हमें पता है जी, जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है उसकी एक किस्म सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है, ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हमारी सारी पॉपुलेशन होती है
उसको पहले हम नंबर्स अलाट कर देते हैं, या दूसरे लफ्जों में कह लें सीरियल नंबर्स उनको लगा दिए जाते हैं 1 से लेके जहां तक उनकी तादाद होती है। और फिर हम क्या करते हैं, एक मखसूस इंटरवल से सैंपल्स को सिलेक्ट करते जाते हैं, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं। और वो इंटरवल फाइंड आउट कैसे किया जाता है कि हम अपनी जो पॉपुलेशन होती है उसको डिवाइड किससे करते हैं, सैंपल से डिवाइड किया जाता है, यानी कि कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। तो इससे हमें क्या मालूम हो जाता है, इंटरवल, और इंटरवल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से शो किया जाता है, ठीक है। तो उससे फिर हमें एक इंटरवल आ जाता है, और हम शुरू में कोई एक पर्सन जो होता है वो रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्ज करें हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया जी 5 के, हमने अब 5 से अगला जो 5वां बंदा होगा या 10वां बंदा होगा वो सैंपल के तौर पे लेना है, और उससे अगला 10वां बंदा या उससे अगला 10वां बंदा। और ये 10वां या 5वां बंदा, ये कैसे पता चलेगा कि 10वां बंदा लेना है या 5वां बंदा लेना है, तो उसे हम कहते हैं कि इंटरवल फाइंड आउट करना। तो वो इंटरवल हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि पॉपुलेशन को सैंपल पे डिवाइड किया जाता है, फिर हमारे पास एक के की वैल्यू आ जाती है, और ये के वो इंटरवल होता है जो हमने पहले बंदे से अगले बंदे तक का लेना होता है, उसे हम इंटरवल कहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जजमेंटल सैंपलिंग इज आल्सो नोन एज, हमें पता है जी जजमेंटल सैंपलिंग जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक की एक टाइप है, और इसका दूसरा नाम जो है वो पर्पसिव सैंपलिंग भी है, इसको हम डेलिब्रेट सैंपलिंग भी कहते हैं, इसका तीसरा नाम जो है वो डेलिब्रेट सैंपलिंग भी होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन सिस्टमैटिक सैंपलिंग द फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ यूनिट डिटरमिन्स द, कि जो हमने फर्स्ट यूनिट सिलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे मैंने आपको बता दिया कि पहला जो होता है वो हम उसको रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, और फिर उससे इंटरवल की बुनियाद पे अगले तमाम जो पर्संस होते हैं उसको एज ए सैंपल सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे वो हमसे ये पूछ रहा है, इन सिस्टमैटिक सैंपलिंग द फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ द यूनिट डिटरमिन्स द, कि जो पहली सिलेक्शन होती है वो हमारे होल सैंपल को डिटरमिन करती है, कि उसी से फिर हम बाकी तमाम सैंपल जो होता है वो अपना डिटरमिन करते हैं। The next question, the larger the size of population, the dash should be the sample size, कि अगर population का size जो है वो larger है, population ज्यादा है, तो फिर sample size जो है वो क्या होना चाहिए। तो हम जैसे पहले भी पढ़ के आए हैं कि अगर हम अपना सैम्पलिंग और एरर कम करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने सैंपल का साइज भी बढ़ाना चाहिए। तो भाई अगर पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, सैंपल का साइज भी ज्यादा करना पड़ेगा, सैंपल का साइज भी उतना ही बड़ा होगा। अगर 10,000 लोग हैं तो सैंपल का साइज भी 10,000 के लिहाज से ही होगा। अगर 1,000 लोग हैं तो सैंपल का साइज भी, यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी सैंपल का साइज भी बढ़ेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सैंपल इज टू ड्रा डैश अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रा, कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है सैंपल को ड्रा करने का, पॉपुलेशन के बारे में, यानी कि एक पॉपुलेशन है उसमें से हमने सैंपल तो सिलेक्ट कर लिया, अब हमने सैंपल किस लिए सिलेक्ट किया, हम उस पॉपुलेशन से क्या लेना चाह रहे थे। तो इसका आंसर होगा इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस से मुराद क्या होता है, लॉजिकल कंक्लूजन्स। वैसे तो इसका ऑप्शन जो ए लिखा हुआ है कंक्लूजन्स लिखा हुआ है, ये भी हम कह सकते हैं, पैरामीटर्स हम नहीं कह सकते, गो इनसाइड नहीं कह सकते। तो स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में या रिसर्च की लैंग्वेज में जो इसके लिए अप्रोप्रिएट टर्म होती है वो इन्फ्रेंसेस होता है। हालांकि इन्फ्रेंसेस का मतलब भी वही बनता है कंक्लूजन्स, लेकिन रिसर्च या कह लें कि स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में इन्फ्रेंसेस से मुराद ये होता है लॉजिकल रीजनिंग, जो किसी लॉजिक पे बेस कर रही होती है, ठीक है। तो हम असल में क्या चाह रहे होते हैं, सैंपल को सिलेक्ट करने का मकसद क्या होता है कि हम अपनी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन्स ड्रा करना चाह रहे होते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स। और लॉजिकल कंक्लूजन्स को स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में इन्फ्रेंसेस कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट जी। in which sample population is divided into different strata and sample is taken from different strata, कि वो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और ये किस बेस पे हम करते हैं, याद रखिएगा जैसे हम प्रीवियस भी पढ़ के आए हैं कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ऐसी होती है जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, कैटेगरी की बेस पे, क्वालिटी की बेस पे हम ग्रुप्स बनाते हैं। तो ये जो हम स्ट्रेटा बनाएंगे ये भी क्वालिटीज की बेस पे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे बनाई जाएंगी। तो वो किस सूरत में बनाते हैं, जब हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है। तो हमें पता है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन की सूरत में हम क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं। और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि हम स्ट्रेटा या ग्रुप्स बनाते हैं
इफ ऑल द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर सर्वेड इट इज कॉल्ड डैश, कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन में मौजूद तमाम लोगों का सर्वे करते हैं, तमाम लोगों को विजिट करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेंसस भी कहते हैं, कंप्लीट इन्यूमरेशन भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, इन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम पॉपुलेशन इज नॉन एंड इज। अब हमें पता है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक होती है उसमें हमारे आइटम्स जो होते हैं, इंडिविजुअल्स जो होते हैं, उनको पॉपुलेशन से सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? वो जीरो होती है, नॉन जीरो होती है, इक्वल टू 1 होती है, या ऑल ऑफ दीज। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक होती है ना, उसमें हमारी पॉपुलेशन में मौजूद हर पर्सन के पास, हर इंडिविजुअल के पास क्या होता है? इक्वल चांस होता है टू बी सिलेक्टेड एज ए सैंपल। ठीक है, तो लिहाजा इसका आंसर क्या होगा? नॉन जीरो। अब ये नॉन जीरो का मतलब क्या है? कि देयर इज अ चांस, इट मींस दैट द पॉसिबिलिटी इज नॉट जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या है? द पॉसिबिलिटी इज नॉट जीरो, बल्कि क्या है? चांस है। पॉसिबिलिटी जीरो नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटी के चांसेस हैं कि हर पर्सन जो है वो सैंपल के तौर पे सिलेक्ट हो सकता है। तो लिहाजा इसका आंसर क्या होगा? नॉन जीरो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, कि उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं जिसमें उन तमाम यूनिट्स के नाम लिखे होते हैं जो हमारी पॉपुलेशन में मौजूद होते हैं। तो उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं जी? सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। ये सैंपलिंग फ्रेम असल में क्या होता है? ये हमें हमारी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सैंपलिंग, कि सैंपलिंग के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो पहली उसने लिखी हुई है जी, सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ये भी बात ठीक है। दूसरी बात उसने लिखी हुई है, सैंपलिंग सेव्स टाइम मनी एंड एनर्जी, ये भी बिल्कुल बात ठीक है कि सैंपलिंग हमारा टाइम भी बचाती है, पैसे भी बचाती है, एनर्जी भी बचाती है। तीसरी बात उसने लिखी हुई है, सैंपलिंग हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द सैंपलिंग एरर, कि सैंपलिंग की मदद से हम सैंपलिंग एरर को भी एस्टिमेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिहाजा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड, कि हमारी पॉपुलेशन में मौजूद जो हर एक मेंबर होता है उसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में, रिसर्च की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं जी। कोटा सैंपलिंग इज लाइक स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इन दैट बोथ। अब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो है वो हमें पता है कि वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की एक टेक्निक है, और कोटा सैंपलिंग जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की एक टेक्निक है। अब इन दोनों सैंपलिंग टेक्निक्स में कौन सी चीज मुश्तरक होती है? पहली नंबर पे देख लेते हैं, हैव लो सैंपलिंग एरर। नंबर 2 पे कैन डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एलिमेंट इन पॉपुलेशन अपीयरिंग इन द सैंपल। तीसरे नंबर पे आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स, नहीं, वो तो हमें पता है कि कोटा जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रेटिफाइड जो है ये प्रोबेबिलिटी में आता है। तीसरे नंबर पे वो कहता है जी, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू कैटेगरीज एंड सैंपल फ्रॉम दोज कैटेगरीज। अब हमें पता है कि स्ट्रेटिफाइड सैंपल में भी हम क्या करते हैं कि अपनी पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, कैटेगरी की बेस पे। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कोटा सैंपलिंग होती है उसमें भी हम क्या करते हैं? उसमें भी हम सब ग्रुप्स बनाते हैं, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, किसी भी प्रोपोर्शनल की बेस पे, या किसी भी वजह से। तो कोटा सैंपलिंग में भी हम क्या करते हैं? सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं। और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक में भी हम क्या करते हैं? सब ग्रुप्स बनाते हैं। लिहाजा ऑप्शन डी जो है कि डिवाइड अ पॉपुलेशन इनटू कैटेगरीज एंड सैंपल फ्रॉम द कैटेगरीज, दिस स्टेटमेंट ट्रू, कि इस ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में भी ये चीज होती है और कोटा सैंपलिंग में भी ये चीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑब्टेन्ड सैंपल इज कॉल्ड, कि जो हमने सैंपल हमने हासिल किया है उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, उसमें मौजूद एलिमेंट्स की जो तादाद होती है, सैंपल में मौजूद लोगों की जो तादाद होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम सैंपल साइज कहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन सिस्टमैटिक सैंपलिंग इफ द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 5
and start from element number 2, which one of the following will not be selected at sample। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें पता है सिंपल सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का प्रोसेस तरीकाकार उसका क्या होता है। अब उसने हमें पॉपुलेशन या सैंपल साइज के बारे में नहीं बताया, बल्कि डायरेक्ट उसने हमें इंटरवल निकाल के दे दिया। वो कहता है जी इंटरवल आपने 5 का लेना है और स्टार्ट आपने एलिमेंट नंबर 2 से करना है। तो बताएं ये जो गिवन नंबर्स हैं इनमें से कौन सा नंबर जो है वो सैंपल के तौर पे सिलेक्ट नहीं हो सकता। अब हम फर्ज करते हैं पहला नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, 6 है, 7 है, ये 10 तक फर्ज करें हम लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम कहते हैं 11 है, 12 है, ठीक है, 13 है, 14 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 16 है। अब उसने कहा जी नंबर 2 से स्टार्ट करना है, इस एलिमेंट से आपने स्टार्ट करना है और इंटरवल कितने का लेना है, 5 का लेना है। तो पहला पर्सन हमारा कौन सा आएगा, 2 को हम शामिल करेंगे, 1 2 3 4 और 5, यानी कि पहला बंदा जो हमारे पास सैंपल के तौर पे आएगा वो कौन सा होगा, एक तो ये 2 होगा, दूसरा 6 होगा, फिर 6 से आगे 5वां नंबर हमने ले लेना है, ठीक है। 1 7 यानी कि 1, उसके बाद यहाँ पे 8 भी आएगा, जाहिर है 9 भी आएगा। इनको अगर हम काउंट करें यानी कि इंटरवल चूंकि 5 का लेना है तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि नंबर 11 पे जो होगा ये भी सैंपल के तौर पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब इससे बाद फिर 11 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 5 16 आता है। तो इसका मतलब है कि नंबर 2 भी सैंपल के तौर पे आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है। तो इसमें उसने 14 का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये जो नंबर 14 है ये एज ए सैंपल सिलेक्ट नहीं हो सकता, लिहाजा ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारी स्लाइड है जी, इट इज रिकमेंडेड टू यूज द होल पॉपुलेशन रेदर देन अ सैंपल व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज ऑफ व्हाट साइज, कि किस सूरत में हम तमाम पॉपुलेशन को सैंपल के तौर पे लेते हैं, यानी कि तमाम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं बजाय इसके कि हम उसमें से सैंपल लें। तो ये उस सूरत में होता है जी जब हमारी पॉपुलेशन जो है वो 100 और लेस हो, यानी कि 100 या 100 से कम पॉपुलेशन अगर होगी तो हम सैंपल सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि तमाम की तमाम पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करेंगे। लास्ट एमसीक्यूज हमारा है जी, टू परचेज द फ्रूट वी यूज द डैश सैम्पलिंग, कि अगर हमने फ्रूट परचेज करना होगा तो हम उस फ्रूट में से जो फ्रूट सेलेक्ट करेंगे वो किस बेस पे करेंगे, वो हम जजमेंटल बेस पे करेंगे, यानी कि हमारी जजमेंट के मुताबिक जो बेहतर होगा जो सही होगा हम उसको उस फ्रूट को परचेज करेंगे, उस फ्रूट को लेंगे। तो लिहाजा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा ये जो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है ना, इसमें आपने याद कर लेना है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी हैं। वो बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात वो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेगा, उसने चंद एक के नाम दिए होंगे और ऊपर पूछा होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, या वो आपसे पूछ लेगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में कौन कौन से मेथड आते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में कौन कौन से मेथड आते हैं। प्रोबेबिलिटी में जैसे कि आता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आती है, क्लस्टर सैम्पलिंग आती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आती है, ठीक है, और इसके अलावा एक और होती है वो मेरे माइंड से स्किप हो गया। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में जैसे आपको पता है स्नोबॉल सैम्पलिंग आती है, और उसके बाद स्नोबॉल के अलावा इसमें पर्पसिव सैम्पलिंग आती है, उसके बाद कन्वीनियंस सैम्पलिंग इसमें आती है, ठीक है, और कोटा सैम्पलिंग इसमें आती है नॉन प्रोबेबिलिटी में। और प्रोबेबिलिटी में 5 आती हैं, 5वीं जो होती है वो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है, ठीक है। तो 5 टाइप जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में है और 4 टाइप जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में। आपको इनके नाम पता होने चाहिए ताकि अगर वो आपसे किसी तरह का क्वेश्चन भी पूछे कि कौन सी टाइप जो है वो प्रोबेबिलिटी में आती है या नहीं आती, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये प्रोबेबिलिटी वाली है और ये नॉन प्रोबेबिलिटी वाली है। तो यहाँ पे आज की वीडियो कंप्लीट होती है। होप्स हो कि आपको इन 30 क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में लाजमी पूछ सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।